Hello friends, my name is Tripti Kumari and welcome to my YouTube channel SM Tech Help India. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं आज आप लोगों के सामने कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोड नंबर है इसका 402 क्लास 10 के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि कंप्यूटर के 3 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10 में एससीबीएसई बोर्ड। एक होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। वन बाय वन मैं इसमें सारे के सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। पेशेंस के साथ थोड़ा ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंट है? तो जब भी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है फीडबैक के थ्रू कि हमारा मैसेज क्लियर है या नहीं है। दूसरा ये होता है कि हमारा जो मैसेज है उसका कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, हमसे जो भी गलतियां होती है वो हम लोग ठीक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने वर्ड्स का एक्सप्रेस स्पोकन या फिर रिटन के थ्रू करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स का एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस के थ्रू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल है फेस टू फेस इंटरव्यूज, लेटर्स, जीमेल, ये सारे हो गए आपके वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। सेकेंड आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो गए स्माइलिंग, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, क्रॉसिंग आर्म्स, ये सारे हो गए आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने वर्ड्स का एक्सप्रेस विजुअली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो ये है इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव रखता है। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हमारे हेल्थ भी फ्री रहेंगे। सेकेंड आता है इनहेंस्ड मेंटल वेल बींग, हमारा जो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, पुअर स्लीप होता है, वो इसको बेटर बनाता है। ओके, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट। क्या क्या कैजुअल एजेंट्स है स्ट्रेस के? पहला तो ये है लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, इलनेस, आपको नींद ना लगना, ठीक है, ठीक से खाना, भूख ना लगना, ठीक है, बीमार महसूस करना, या फिर आपसे हमेशा आप थोड़ा चिड़चिड़ा फील करो, ठीक है, नॉइज, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, इन सभी चीजों से आपको स्ट्रेस हो सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट एनी टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट फैक्टर तो ये है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा अवेयरनेस होता है जिसके थ्रू हम लोग खुद को जान पाते हैं। नो योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, आप खुद को जानना, ये हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड आता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स एंड पॉजिटिव क्वालिटीज, हमेशा अपने अचीवमेंट को फोकस रखना चाहिए और पॉजिटिव क्वालिटी, आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है उस पर फोकस रखना चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, गिव टू बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस अभी मैंने बताया, सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू नो योर सेल्फ, योर बिहेवियर, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एक्सेट्रा। टू बेनिफिट्स, you can take better decision, best decision, and second one is stronger relationship, आपका किसी के भी साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मेंटल स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो आपको अंदर से आपको अच्छा फील नहीं होता है,
आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करते हो, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हो, कोई भी चीज़ करने का आपको मन नहीं करता है, नींद नहीं आती है, तो ये सब हो गया आपको आपके मेंटल स्ट्रेस। ये आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आपका जनरेट होता है। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? जो दूसरों के थ्रू आपको जनरेट होता है। जैसे आपको कोई बुलिंग कर रहा है, किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ये सब हो गए आपके सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग एक ही कंप्यूटर में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूजर काम कर सकता है। सेकेंड आता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे यूजर वर्क कर सकते हो। थर्ड आता है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो। जैसे एक ही टाइम पे आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, किसी का डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। उस टाइम अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपके होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एक और होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक और होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको यहाँ बोला गया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये 2 मार्क्स का रहे तो आप कोई भी 2 टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट द नेम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये सारे टाइप्स को लिख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, question number 10. Write any 4 rule which is to be followed for creating strong password. 4 rules क्या है? फर्स्ट रूल तो ये है लेंथ। एट लीस्ट 12 कैरेक्टर यू हैव टू यूज। आपको अपने पासवर्ड में 12 कैरेक्टर कम से कम यूज करने चाहिए। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। आपका जो पासवर्ड है वो मिक्सअप होना चाहिए अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स का। थर्ड आता है आपका यूनिकनेस। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। आपको सारे अकाउंट्स के लिए, अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज करने चाहिए। ये हो गया यूनिकनेस। फोर्थ वन आता है आपका रेगुलर अपडेट्स। हमेशा अपने पासवर्ड को चेंज करते रहने चाहिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई इज हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस? ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमारा वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहे, हमें स्ट्रेस फ्री होकर हम ना अपना वर्क करें, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज फॉर सच एज डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड वीडियोस। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस जिसमें स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल्स। एंड फोल्डर्स इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो हम लोग स्टोर करते हैं, ये फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट सिक्योरिटी? नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑनलाइन थ्रेट। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जो हमारे कंप्यूटर को साइबर अटैकर्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। वन ऑनलाइन थ्रेट के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा अटैकर्स है जो हमारे सेंसिटिव डेटा को हैक कर सकता है, सेंसिटिव डेटा को हार्म पहुंचा सकता है। ये हो गया हमारा फिशिंग, वन ऑनलाइन थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड अ रिस्क? हजार्ड एंड रिस्क में क्या डिफरेंस है? हजार्ड एक सिचुएशन होता है, डेंजर सिचुएशन होता है जो कभी भी आ सकता है, एंड रिस्क जिसमें हमें इंजरी होती है, हमें नुकसान पहुंचता है। ये हो गया हमारा रिस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज मेंट बाय www? ऑल्सो राइट एनी टू वेब ब्राउजर नेम। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, and it is the collection of interconnected web pages
एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ये आपका वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स का, जो इंटरनेट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वेब ब्राउजर नेम बता देती हूँ मैं आपको। एक हो गया गूगल क्रोम और एक हो गया मोजिला फायरफॉक्स। एक और होता है आपका ओपेरा मिनी। ओके, तो आपको जो याद रहे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन विथ 2 पॉइंट। सबसे पहले मैं इन दोनों का फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लैन कवर्स द एरिया विद इन द बिल्डिंग, ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। वैन कैन कवर्स द एरिया कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी एक्सेट्रा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 वेज टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। पहला तो ये है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जब भी अपना पासवर्ड क्रिएट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें, जो भी रूल्स आपको बताया गया है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी करे तो आपका जो है अपर केस विथ लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट्स, इसका कॉम्बिनेशन होगा तो इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। तो कभी भी आपके पासवर्ड को हैक करना हैकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। सेकेंड आपका आता है एंटीवायरस। इंस्टॉल एंटीवायरस। आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते रहना चाहिए एंड हमेशा उसे अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर ergonomic practices for using a computer। सबसे पहला प्रैक्टिस तो ये है प्रॉपर पोस्चर। आपके जो बैठने का तरीका है कंप्यूटर के सामने वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सिट अपराइट विथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड ब्रिस्ट स्ट्रेट एंड आईज लेवल विद द मॉनिटर। आपका जो आईज है मॉनिटर के बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बैक स्ट्रेट रहना चाहिए। ये सारे आपके पोस्चर है। सेकेंड ये है रेगुलर ब्रेक्स। हमेशा कंप्यूटर यूज करते समय शॉर्ट ब्रेक्स लेना चाहिए 20 to 30 मिनट्स का, जिससे आपके आईज को भी रिलीफ मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शन ऑफ इंटरपीरियर। टू प्रमोशनल फंक्शन है जिससे इंटरपीरियर को हेल्प मिलती है। पहला तो है मार्केटिंग। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमेशा आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। जो भी टारगेट आपको मिलता है कस्टमर की तरफ से, उस टारगेट को आपको अचीव करना आपका पहला गोल होना चाहिए। सेकेंड आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। जो भी आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हो, बिजनेस में चेंजेस करते हो, तो वो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अवेयरनेस फैला सकते हो कि आपका बिजनेस ओपन हुआ है, आपके बिजनेस में ऑफर्स है, डिस्काउंट्स है एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एनी टू मिसकंसेप्शन अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। पहला मिसकंसेप्शन गलतफहमी ये है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। लोग ऐसा सोचते हैं एंटरप्रेन्योर जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसे बनाया नहीं जाता, बट ये गलत है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो जन्म से नहीं होता है, वो अपनी मेहनत से एक एंटरप्रेन्योर बनता है, अपने स्किल से अपने बिजनेस को वो डेवलप करता है। सेकेंड ये एंटरप्रेन्योर आर ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योर में कि हमेशा इसे रिस्क मिलता है, बट ये नहीं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रिस्क मिलने वाला है और आप उस रिस्क को किस तरीके से टैकल कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा टू मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिस्क दैट एनी एंटरप्रेन्योर टेक्स। टू कॉमन एग्जांपल क्या है कॉमन रिस्क के। पहला तो ये है फाइनेंशियल रिस्क। जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एक अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट किया जाता है। तो या तो वो किसी बैंक से लोन लिया जाता है या फिर किसी रिलेटिव से लोन लिया जाता है। तो उन लोगों को एक टारगेट मिलता है कि आपको इतने टाइम तक उन लोन को फुलफिल कर देना है। फाइनेंशियल रिस्क रहता है कि अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो वो लोन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड ये है मार्केट रिस्क। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लगता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके जैसा बिजनेस किसी और का है तो आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ये हो गया आपका मार्केट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नेम एनी टू environmental problem that can be solved with the help of sustainable development। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग कैसे कौन से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो ये है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचा रहा है। सेकेंड वन क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है अभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का।
कि हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है? इतने तरह के पॉल्यूशन आ गए हैं, तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, सब हार्म पहुँच रही है। तो ये हो गए और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही सॉल्व किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 3 आर होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 3 आर। फर्स्ट होता है आपका रीयूज़, सेकंड होता है आपका रिसाइकल एंड थर्ड वन होता है आपका रिड्यूस। इन तीनों आर से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्व कर सकते, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि ये 3 आर है जिससे आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रही हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीजें यूज होती है जिसकी वजह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आए तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर फायर ड्रिल्स? फायर ड्रिल्स कंडक्ट करने का क्या पर्पस होता है? पहला पर्पस तो ये होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हम लोग अपने आप को बचाएं। फर्स्ट मोटिव यही रहता है। और किसी भी सिचुएशन में अगर आपके आसपास के लोग हैं उनको भी कैसे बचाएं ये भी रहता है। सेफ्टी कैसे मेजर करें, ये सारी चीजें फायर ड्रिल में सिखाई जाती है। ओके, ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 24, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ रिसाइजिंग एन इमेज। इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं? हम जब भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ पॉइंट्स दिखते हैं एंड राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में भी कुछ पॉइंट्स दिखते हैं। अगर आप उस पॉइंट्स को डिक्रीज और इंक्रीज करोगे ड्रैग करके तो हम अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। खासकर कॉर्नर वाले पॉइंट्स को आप डिक्रीज और इंक्रीज करके ड्रैग करके आप करोगे तभी आपका इमेज जो है परफेक्टली आपका रिसाइजिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इससे पहले मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसके थ्रू हम लोग वन पेज से अनदर पेज में जंप कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ओके, रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है? रिलेटिव हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग करंट पेज लोकेशन में हम लोग जंप कर सकते हैं। हमारा जो करंट पेज लोकेशन है वहीं पे हम लोग जंप कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे रिलेटिव हाइपरलिंक। तो एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एक ऐसा हाइपरलिंक होता है जिसके थ्रू हम लोग यूआरएल के पेज में हम लोग एग्जैक्ट जंप कर पाएंगे। जैसे अगर आपको एग्जैक्ट कोई यूआरएल का आप लिखोगे, जैसे आपका youtube.com हो गया, किसी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हो गया, वो सारे पेज में हम लोग जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टू कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है टेम्पलेट के लिब्रे ऑफिस राइटर में। पहला तो ये है प्री डिजाइन लेआउट। ये हमें प्री डिजाइन लेआउट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमें इनबिल्ट स्टाइल, फॉन्ट एंड लेआउट्स प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड ये है कस्टमाइजेबल टेम्पलेट जो प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट। सो पहला क्या है? अरेंजमेंट। सेकेंड क्या है आपका? टेक्स्ट रैपिंग एंड थर्ड वन है आपका ग्रुपिंग। सो अरेंजमेंट क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने ग्राफिक्स को पोजीशन दे सकते हैं। ओके, पोजीशन सेट कर सकते हैं अरेंजमेंट के थ्रू। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग अपने ग्राफिक का पोजीशन सेट करते हैं कि जैसे अगर आपको कहाँ पे आपका पोजीशन सेट करना है, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर, कहाँ पे सेट करना है, ये हो गया अरेंजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? जब हम लोग अपना कोई ग्राफिक्स लेते हैं, इमेजेस वगैरह लेते हैं, तो हमें अपना टेक्स्ट कहाँ लिखना है? इमेज के ऊपर लिखना है, इमेज के बैक साइड लिखना है, इनलाइन लिखना है, उसके साथ में लिखना है, उसके बगल में लिखना है। पोजिशन ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट का पोजिशन क्या होगा आपके इमेज ग्राफिक्स में? हो गया टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुपिंग एंड ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल फ्रेम में लिखते हैं उसे बोलते हैं ग्रुपिंग एंड ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट नोट फॉर हर टर्म एग्जाम। हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म। नाउ फर्स्ट है आपका सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग अलग अलग इनपुट के थ्रू अलग अलग आउटपुट प्रेजेंट करते हैं।
अलग अलग इनपुट और आउटपुट का अलग अलग सिनेरियो बनाते हैं ताकि जब भी हम लोगों को जरूरत पड़े हम लोग इजीली उसको देख पाए। नेक्स्ट होता है आपका गोल सीक। गोल सीक एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हमें टारगेट को अचीव करने में ये हेल्प करता है। सपोज आपको टारगेट दिया गया है 20,000 का और आपका टारगेट मतलब नहीं आ रहा है, को 18,000 आ रहा है, तो गोल सीक आपको हेल्प करता है उस 20,000 टारगेट को अचीव करने में। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्वर। सॉल्वर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन निकालने में ये हेल्प करता है। सब टोटल क्या होता है? सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जो हमें ग्रुपिंग करके, ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करके उसमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। चाहे आपको एवरेज निकालना हो, टोटल करना हो, मैक्सिमम मिनिमम, कोई भी फंक्शन अगर यूज करना है सब टोटल के अंडर ग्रुपिंग करके, तो सब टोटल हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप मैं ध्यान से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाकर आपको टेबल को चूज करना है। जैसे आप टेबल को चूज करोगे ऑप्शन को, आपका एक टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपको नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं और तब जाकर आपको ओके बटन पे प्रेस कर देना है। सिंपल। जितने आपने रोज एंड कॉलम्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनकर आपके सामने रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फुटर, लिस्ट एनी टू आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? हेडर इज द टॉप पार्ट ऑफ द पेज, सबसे ऊपर वाले पेज में जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हेडर। और सबसे बिलो ऑफ द पेज जो हम लोग लिखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फुटर। तो हेडर में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हेडर में हम लोग ऐड कर सकते हैं टाइटल ऑफ द पेज, ओके, ऑथर नेम ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग हेडर में ऐड कर सकते हैं। फुटर में क्या ऐड कर सकते हैं? फुटर में हम लोग कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, डेट भी ऐड कर सकते हैं। ये सब हम लोग फुटर में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट, इंटरनेट हाइपरलिंक एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। इट इज वेरी सिंपल। इंटरनेट हाइपरलिंक क्या है होता है? इंटरनेट हाइपरलिंक एक ऐसा हाइपरलिंक होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने पेज को किसी वेबसाइट से लिंक करते हैं। और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या हाइपरलिंक होता है? जब हम लोग अपने पेज को किसी डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। सपोज पीडीएफ फाइल, इमेजेस, वीडियोस, इन सब से अगर लिंक कर रहे हैं तब उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, गिव एनी टू यूजेस ऑफ क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन अ स्प्रेडशीट। क्या यूजेस है हाइपरलिंक का? पहला ये है नेविगेटिंग विद इन अ लार्ज स्प्रेडशीट। अगर हमारे पास बहुत बड़ा स्प्रेडशीट है तो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा ये है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ कुछ अदर डेटा सोर्स को ऐड करना है, लिंक करना है, तो ये हाइपरलिंक की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। सपोज आपको किसी वेबसाइट को लिंक करना हो या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट को लिंक करना हो तो भी आप हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेंशन एनी टू ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। फर्स्ट आपका ऑपरेशन ये है ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, जो हम लोग बार बार जो टास्क को करते हैं मैक्रो की हेल्प से हम लोग एक बार में कर सकते हैं। जो बार बार टास्क करते हैं उसको मैक्रो की हेल्प से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में जब इसे यूज करना है बस उस रिकॉर्ड को ऑन करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड ये आता है क्रिएटिंग कस्टम फंक्शन। मैक्रो की हेल्प से हम लोग अपने लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो गए टू ऑपरेशंस ऑफ मैक्रो। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, list any two conditions formats items that can be used for conditional formatting in a spreadsheet। कौन सी कंडीशन है जिसके में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं स्प्रेडशीट में? पहला तो ये है अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकेंड ये है कि अगर आपको कम टाइम पे अपना डेटा को कंप्लीट करना है तब भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कंसोलिडेट द शीट। कंसोलिडेट सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये फंक्शन कहाँ पे होता है। ये डेटा टैब में होता है। एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यूज में आ सकता है कि कंसोलिडेट ऑप्शन किस टैब में होता है, तो ये डेटा टैब में होता है। क्राइटेरिया क्या है? सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। कंसोलिडेट जब भी हम लोग को कोई टू शीट को मर्ज करना हो, मर्ज करके कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कंसोलिडेट फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहला ये है कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम।
अगर शीट 1 में आपके जितने रोज है और कॉलम है, आपके शीट 2 में भी उतने रोज और कॉलम रहने चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये आता है कंसिस्टेंट डेटा लेबल्स। आप शीट 1 में जो नेम्स यूज किए हो, आपको शीट 2 में भी सेम नेम्स को यूज करने हैं, तो ये हो गया 2 रूल्स, 2 क्राइटेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीडिफाइंड फंक्शन इन कैल्क एंड मैक्रोज एज अ फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो पहले से स्प्रेडशीट में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। तो ये होगा हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन। मैक्रोज एज फंक्शन जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, created by ourselves, that is called macros as function for complex calculation. Now question number 37, what is the difference between form and report? Form is used for data entry and editing. अगर हमें data entry करना हो तो हम लोग form का यूज करते हैं। and report used for presenting the data in an organized manner. हम लोग एक manner में, एक वे में जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं, that is called report. एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। तो मैं वन बाय वन सारे डेटा टाइप को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट आपका डेटा टाइप होता है नंबर। अगर आपको किसी भी तरह का पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर स्टोर करना हो तो हम लोग नंबर डेटा टाइप यूज करते हैं। सेकेंड है आता है आपका टेक्स्ट। अगर आपको कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर या फिर सिर्फ अल्फाबेट यूज करना हो फील्ड में तो हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेट स्लैश टाइम। डेट स्लैश टाइम डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जब हम लोगों को डेट यूज करना हो, ओके, या फिर आपको टाइम यूज करना हो। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप आता है आपका बुलियन। जब आपको अपना डेटा में यस और नो में आंसर करना हो या फिर आपको अपने डेटा में ट्रू और फॉल्स में आंसर करना हो तो उसे कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो ये आपके हो गए डीबीएमएस के डेटा टाइप। इसके अलावा अगर आपको इस स्पेशली पूछा जाए कि माई एसक्यूएल की डेटा टाइप क्या है तो माई एसक्यूएल में नंबर सेम होगा। टेक्स्ट की जगह आपका माई एसक्यूएल में आ जाता है वेरचर और कैर। डेट स्लैश टाइम की जगह आपका आ जाता है या तो आप डेट लिख सकते हो या फिर आप टाइम लिख सकते हो, ओके। और अगर आपसे नहीं पूछा जाए कि माई एसक्यूएल के डेटा टाइप लिखो, जस्ट आपको ये इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए डीबीएमएस के डेटा टाइप लिखें तो आप कोई भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज अ प्राइमरी की एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। प्राइमरी की क्या है और ये फॉरेन की से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग एक दो टेबल बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। पहला है आपका स्टूडेंट डिटेल्स एंड सेकेंड टेबल है आपका स्टूडेंट रिजल्ट, ओके। स्टूडेंट डिटेल का मैं बना दे रही हूँ टेबल, एक शॉर्ट टेबल बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। फर्स्ट है आपका SID, सेकेंड में लिख देती हूँ नेम एंड थर्ड वन लिख देती हूँ क्लास। वैसे यहाँ एक और टेबल बनाती हूँ स्टूडेंट रिजल्ट का। फर्स्ट है आपका SID, सेकेंड है आपका टोटल एंड थर्ड वन है आपका एवरेज, ओके। सो अब आपको ये ध्यान देना है कि प्राइमरी की क्या होता है। ये आपका फर्स्ट टेबल है और ये आपका सेकेंड टेबल है। तो स्टूडेंट डिटेल आपका फर्स्ट टेबल है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसका आपका डेफिनेशन बताती हूँ। प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई
ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, आपके जो टेबल में कौन सा ऐसा फील्ड है जो यूनिक आइडेंटिफाई करता है इसे। नेम, नेम हमारा यूनिक नहीं हो सकता है क्योंकि नेम में भी रिपीट, क्लास भी रिपीट हो सकता है, बट स्टूडेंट आईडी कभी भी रिपीट नहीं करता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का सेम होता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों टेबल को लिंक करना है, तो जब दोनों टेबल को लिंक करना है तो किसके थ्रू लिंक करेंगे, एसआईडी के थ्रू लिंक करेंगे। अगर इस टेबल में एसआईडी आपका प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में एसआईडी आपका हो गया फॉरेन की। कैसे हुआ, सपोज आप नेम को प्राइमरी की कंसीडर करते तो यहाँ तो आपका लिंक करता ही नहीं, तो जो लिंक कर रहा है उसी के थ्रू। सेकेंड टेबल हमेशा फॉरेन की होता है, इसका डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। A field in a one table that reference the primary key of another table, ये आपका रेफरेंस है प्राइमरी की का अनदर टेबल का, जिसे हमें फॉरेन की कहते हैं। तो ये डिफरेंट ऐसे हुआ कि जो फॉरेन की होता है वो कभी भी एक टेबल का नहीं होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की हमेशा एक टेबल का नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की, इसे जरूर आप पढ़ के जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म डीएमएल, डीडीएल एंड डीसीएल। डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब आपको अपने डीबीएमएस में कुछ चेंजेस करने हो डेटा में, तब हम लोग डीएमएल कमांड का ये लैंग्वेज का यूज करते हैं। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब भी आपको अपनी डीबी डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना हो तब हम लोग डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जब भी आपको अपने डीबीएमएस में सेविंग का प्रोसेस करना हो, एक्सेस करना हो, कंट्रोलिंग, तब हम लोग डीसीएल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीएमएल कमांड, अभी मैंने बताया चेंजेस के लिए मेंशन एनी टू डीएमएल कमांड। मैं सारे के सारे कमांड आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को अगर अलग क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सको। सबसे पहले मैं बताती हूँ डीएमएल कमांड का, डीएमएल लैंग्वेज का कमांड। पहला है आपका इंसर्ट, सेकेंड है आपका अपडेट एंड थर्ड वन है आपका डिलीट। डीडीएल कमांड के हैं, फर्स्ट है आपका क्रिएट, सेकेंड है आपका ऑल्टर एंड थर्ड वन है आपका ड्रॉप। डीसीएल का है आपका ग्रांट एंड सेकेंड वन है आपका रिवोक। तो ये सारे हो गए कमांड्स ऑफ दिस लैंग्वेजेस ऑफ डीबीएमएस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन एनी फोर न्यूमेरिक डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस। अभी मैंने नंबर बताया था वही न्यूमेरिक है, अब न्यूमेरिक के अंडर भी बहुत सारे डेटा टाइप आते हैं, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे। सबसे पहला है आपका इंट। इंट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर कुछ अमाउंट रहता है। सेकेंड आता है आपका डेसिमल, जब हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करना हो, पॉइंट वाली वैल्यू, तब हम लोग डेसिमल डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका आता है फ्लोट, जब आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करना हो तब हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है, डेसिमल से ज्यादा अगर आपका पॉइंट वाला वैल्यू रहे तो फ्लोट यूज करते हैं। एंड लास्ट वन आता है आपका डबल, जब आपका जो वैल्यू है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट के रेंज से ज्यादा हो तब हम लोग डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। तो ये चारों हो गए आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल सबसे पहले मैं बता देती हूँ होता क्या है। डेटा मॉडल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा, कि आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सो पहला डेटा मॉडल है हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल एक ऐसा डेटा मॉडल होता है जब हम अपने डेटा को ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जिसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाया जाता है। सेकेंड डेटा मॉडल आता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम लोग अपने डेटा को टेबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है और उसमें हम लोग रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
Question number 44. What do you mean by different types of relationship in a table? So, there are three types of relationship in a table. सबसे पहला है आपका one to one. Okay. Second one आता है आपका one to many. And third one आता है आपका many to many. सबसे पहले मैं यह बताती हूँ कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है. सो वन टू वन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम लोग वन टेबल इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल. एक टेबल का जो आपका रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से मैच करे. एग्जाम्पल में बता देती हूँ, इजी होगा. स्टूडेंट ऑफ वन टेबल is exactly related to another table of student ID. एक स्टूडेंट का एक ही स्टूडेंट आईडी होता है. सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है पर्सन एंड पासपोर्ट. एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है. अब आते हैं वन टू मैनी. A single record in a one table can be related to multiple records to another table. एक टेबल का सिंगल रिकॉर्ड हमारे दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच करे. एग्जाम्पल में बता देती हूँ, टीचर्स with student. Okay, sorry, not teachers, only teacher. A teacher can relate to student. एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो ये हो गए हमारे वन टू मैनी के रिलेशनशिप के एग्जाम्पल. नेक्स्ट आते हैं मैनी टू मैनी. मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ वन टेबल कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल. एक टेबल का जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है वो दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच करे. एग्जाम्पल आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स विथ कोर्सेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. तो ये हो गए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के एग्जाम्पल. आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 45. What is the difference between DBMS and RDBMS? DBMS stands for Database Management System. ये जो DBMS होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, रिट्रीव करते हैं. ओके, DBMS के थ्रू. एंड RDBMS के थ्रू हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ये हो गया हमारा RDBMS. नेक्स्ट Question number 46. Define the following terms: differential integrity, candidate key and field. सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि differential integrity क्या होता है. Differential integrity एक ऐसा integrity होता है जो आपको इंश्योर दिलाता है कि वन टेबल का जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से मैच करें. मिसमैच नहीं होना चाहिए. Differential integrity आपको ये बताता है. Candidate key क्या होता है? Candidate key is also the unique key of that uniquely identify of each record of table, but it is not a primary key. एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. आपके पास टू फील्ड है, एक है आपका SID और एक है आपका रोल नंबर. अब आप सोचोगे कि रोल नंबर को भी प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं चलिए SID को रोल प्राइमरी की कंसीडर करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट का जो ID है वो आपका इंडिविजुअल ही होता है. तो ये अगर आपका बन गया प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली जो सेकेंड यूनिक की होता है वो बन जाता है हमारा कैंडिडेट की. इसलिए इसका डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो द यूनिक की ऑफ दैट टेबल बट इट इज नॉट अ प्राइमरी की. ओके, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल कैंडिडेट की के. नेक्स्ट आते हैं फील्ड की तरफ. फील्ड जिसमें हम लोग कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम लोगों को रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस लिखना हो, उसे हमें उसे फील्ड कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड की तरफ. रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम लोग फील्ड्स में स्टोर करते हैं. रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस जो स्टोर करते हैं उसका इंफॉर्मेशन, वो हो गया हमारा रिकॉर्ड्स. चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What are section breaks? How can explain how a section break helps in formatting a document? Section break divides a document into sections. अलग अलग sections में जब हम अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइड करते हैं उसे सेक्शन ब्रेक कहते हैं.
कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं? सबसे पहला हम लोग पेज नंबर का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकंड, हेडर फुटर का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थर्ड, पेज ओरिएंटेशन दे सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। फोर्थ वन, डिफरेंट मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये हो गए सेक्शन ब्रेक के फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द टू वेज टू क्रिएटिंग अ क्वेरीज इन अ लिब्रे ऑफिस बेस? टू वेज क्या है? फर्स्ट तो आपका है एसक्यूएल क्वेरी, जिसमें हम लोग एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं, कमांड्स के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं। एंड सेकेंड आता है आपका क्वेरी विजार्ड, ओके, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बताया जाता है और हम लोगों को बस फॉलो करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत हम लोग सामने पहुंच गए हैं वीडियो खत्म होने के लिए। बहुत लोगों को ये प्रेशर होगा कि कब ये वीडियो खत्म होगा, कब ये सारा वीडियो देखकर अपना नेक्स्ट काम करे, तो अब खत्म होने वाला है आपका वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। पहला एडवांटेज ये है डेटा सिक्योरिटी। ये आपको डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है, आपका डेटा सिक्योर हो। सेकंड ये है डेटा इंटीग्रिटी। आपके में डेटा का जो एक्यूरेसी है ये बहुत ही करेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है डेटा टाइप से कि आपको उसी डेटा को स्टोर करना है, जिसके बाद से आप दूसरा डेटा स्टोर कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टूडेंट इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। आपको सबके लिए एक डेटा टाइप बताना है। तो चलिए वन बाय वन सबका डेटा टाइप हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आप देखोगे एसआईडी में किस टाइप का डेटा स्टोर है, ये आपका है नंबर, तो इसका डेटा टाइप हम लोग ले सकते हैं नंबर। इससे पहले मैं बता दूं, ये आपका लिब्रे ऑफिस बेस का टेबल नहीं है, ये आपका माई एसक्यूएल का टेबल है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप बताना है। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के लिए माई एसक्यूएल में अभी मैंने बताया क्या यूज करते हैं, वेर कैर या फिर कैर। मैं यहाँ वेर कैर ले लेती हूँ। आपको इसके लिए मैक्सिमम लेंथ देना है। मैक्सिमम लेंथ कितना दे सकते हैं? चलिए मैं 50 दे देती हूँ, क्योंकि किसी किसी का नेम लंबा होता है। नेक्स्ट है आपका ये डेसिमल, तो इसके लिए हम लोग डेसिमल डेटा टाइप ले लेते हैं। फिर से आपका आ गया अब यहाँ पे डेट, इससे आप इजीली समझ जाओगे। एनरोलमेंट डेट का हो जाएगा डेटा टाइप डेट। एंड फिर से आपका आ गया सिर्फ टेक्स्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, वेर कैर या कैर। चलिए यहाँ पे हम लोग कैर यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम लेंथ कितना डाल दें? चलिए 20 डाल देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फील्ड कैन बी कंसिडर एज प्राइमरी की एंड व्हाई? कौन से की को हम लोग प्राइमरी की कंसिडर कर देते हैं? अभी हमें मैंने समझाया था आप लोगों को कौन से की को प्राइमरी की कंसिडर करते हैं, एस आई डी। क्यों? क्योंकि एस आई डी का जो की फील्ड रिकॉर्ड है वो यूनिक होता है, तो इसको हम लोग प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। प्राइमरी की क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर ए, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट का आपको सारा रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? मैं सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेमी कॉलम देना मत भूलिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर बाय नेम। अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करना है, फिर से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट स्टार ऑल बोला गया है, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, किससे ऑर्डर बाय बोला गया है, नेम, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं नेम, सेमी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हुज एनवायरनमेंट नंबर ए डेट इज 2001 एंड 09 एंड 01। तो क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करती हूँ मैं। नेम, आपको यहाँ पे ऑल नहीं बोला गया है, तो आप यहाँ ऑल स्टार यूज नहीं कर सकते हो। नेम बोला गया है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट नेम कर सकते हो। नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
enrollment date is equal to 2001 09 and 01 एंड लास्ट में सेमीकोलन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हुज स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 203। 203 से ग्रेटर कौन है? तो 203 से ग्रेटर आपका है 204 एंड 205। तो इसकी ही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करने हैं। तो चलिए लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल बोला गया है तो स्टार लगा दूंगी, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहां भी वेयर क्लॉज यूज होगा आपका, SID जो आपका फील्ड नेम लिखा है एग्जैक्ट आपको वही लिखना है, इज इक्वल टू 203 एंड लास्ट में सेमीकोलन। सॉरी ग्रेटर देन 203 बोला गया है, सो SID इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, वेट, so SID is greater than 203। तो अब क्या होगा आपका 203 के बाद 204 और 205 के जितने रिकॉर्ड पूरे जो डिटेल है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो मेरे वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से वो वीडियो बना सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी, और प्लीज जितना हो सके 10th के स्टूडेंट्स के साथ जिसका सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।